back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. 2 से 3 दिन पहले जब केवीएस का नया सिलेबस आया था तो हमने डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करा था कि सिलेबस क्या क्या है, हम इस सोर्स को कहाँ से कर सकते हैं, मीन्स ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. डोंट वरी, अभी मैं केवीएस के सोर्सेज पर भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ क्योंकि मुझे खुद को प्रिपेयर करने के लिए सोर्स चाहिए. तो जिन सोर्सेज से मैं प्रिपेयर करूंगी तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ भी वो शेयर करूंगी. इसके साथ ही इससे पहले मैंने 2 बार केवीएस का रिटर्न क्लियर किया है और 2 बार मेरे पास इंटरव्यू को फेस करने का एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो जब मैं वो सिलेबस वाली वीडियो बना रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करा था कि जब मेरा मुंबई में इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने फोकस करा था कि इंग्लिश में बोलो. तो मैंने थोड़ा सा आपको वीडियो के बीच में ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. इसके साथ ही जब मैंने बताया कि नोएडा में जब मेरा इंटरव्यू था तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था, एज सच कोई बैरियर नहीं था. हम किसी भी मीडियम में अपने इंटरव्यू दे सकते थे, डेमो किसी भी में दे सकते थे. तो उसके बाद से ना टेलीग्राम पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई कि आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2 बार रिटर्न क्लियर किया है, तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगी, या जॉब नहीं लगी, जॉब क्यों नहीं लग रही है जब आपके मार्क्स भी इतने अच्छे हैं. अब नहीं लग रही जॉब, अब नहीं लगी, क्या कर सकते हैं, जॉब नहीं लगी. बट यस, इतना जरूर है कि हाँ, मेरे पास रिटर्न और इंटरव्यू दोनों का ही एक्सपीरियंस जरूर है. तो उसी एक्सपीरियंस को मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आप जब इतना जानना चाह रहे हो तो मैं इतना डिटेल में हर एक को नहीं बता सकती. तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो के थ्रू आपको पता ही चल जाएगा. सेकेंड चीज कि आपको ना हेल्प मिलेगी. जो गलतियां मैंने करी हैं अपने रिटर्न और इंटरव्यू के टाइम पे वो आप लोग ना करो. ठीक है, उसको अवॉइड करना. ये मैंने इसलिए भी जरूरी समझा क्योंकि जब इस बार DSSB में मेरे 148 मार्क्स आए थे तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो शेयर करी थी तो वो काफी सारे लोगों को पसंद आई थी. ठीक है, सबसे ज्यादा व्यूज मेरी उस वीडियो पे थे, मीन्स वो सबको अच्छी लगी थी, स्ट्रेटेजी ठीक थी. तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी बताना चाहिए कि जो गलतियां मैंने करी है पहले वो आप लोग ना करो, सो दैट इन फ्यूचर आपको वो चीजें काम है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. केवीएस की जो सबसे पहला एग्जाम मैंने दिया था वो 2016 वाला था और उस टाइम पे ना बिल्कुल ताजी डाइट हुई थी मेरी, मीन्स डाइट का रिजल्ट भी नहीं आया था, डाइट का रिजल्ट भी अवेटेड था और उस टाइम पे केवीएस की वैकेंसी निकली. ठीक है, तो मेरी सिस्टर का कॉल आता है मेरे पास कि बहन वैकेंसी निकली है, फॉर्म भर दे. मैंने कहा मैं तो अभी भर नहीं सकती क्योंकि डाइट का रिजल्ट नहीं आया है. बट हाँ, वो सितंबर का टाइम था, उसमें ही डाइट का रिजल्ट आता है. तो 5 से 6 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था तो मैंने केवीएस का फॉर्म भर दिया. ठीक है, तो अब मुझे प्रिपरेशन करनी थी केवीएस की और उस टाइम पे आई वॉज ओनली 18-19 ईयर्स ओल्ड. तो मुझे इतना सच एज कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था ना, उससे पहले मैंने किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं करी. जैसे तैसे बस सीटेट क्लियर हो गया था, वो तो ऐसे ही जाके देके हो जाता है क्लियर. तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे प्रिपरेशन होती है, कैसे तैयारी करती है, कोचिंग सेंटर भी खुले होते हैं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी. ठीक है, अब जब फॉर्म भर दिया तो तैयारी करनी थी. DSSB का भी पहले दिया नहीं था. तो उस टाइम पे जो केवीएस का फॉर्मेट था वो बहुत आसान था. 40 नंबर की आपकी जीके और करंट आती थी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उस टाइम पे करंट के आए थे सीधे सीधे. 40 नंबर की टीचिंग मैथोलॉजी, 15-15 नंबर की हिंदी इंग्लिश और 40 नंबर की हमारी रीजनिंग आती थी. ठीक है, सिर्फ 4 से 5 सब्जेक्ट गिने चुने केवीएस में आते थे, बहुत इजी था. बट दिक्कत क्या हुई उस टाइम पे ना, मुझे पता नहीं था कि तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या सोर्सेज हैं, कुछ आइडिया नहीं था. तो अपने आप ही लगे पड़े हैं, रीजनिंग की कोई भी बुक उठा ली, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं. अब जैसे केवीएस के फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं तो फेसबुक पे ग्रुप थे, ये इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरीज को कर लो. तो मैं, मेरे को जहां से जो भी मिलता था ना कॉपी में टीपने लग जाती थी कि हाँ कर लो ये कर लो. तो फेसबुक से मैंने बहुत सारे नोट्स बना लिए और उस टाइम पे करंट करी थी मैंने. हाँ, करंट ने बहुत हेल्प करी थी. उस टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल से कॉपीज मिलती है ना, मेरे पास वो बहुत सारी थी तो मैंने करंट तैयार करी थी. मैं प्रतियोगिता दर्पण हर महीने लेती थी, स्पीडी लेके आई थी, पिछले महीने की 6 महीने की करंट कर ली थी. करंट मैंने उस टाइम पे बहुत करी थी क्योंकि 40 नंबर की करंट थी. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट जो कॉपीज है ना, वो इतनी मोटी कॉपीज होती है, वो मेरे पास 3 कॉपी भर गई थी सिर्फ करंट से और उसको वही पढ़ती थी. ये 1.5 महीने में मैंने उस टाइम पे बहुत मेहनत करी करंट पे. ठीक है, रीजनिंग मुझे लगता था ठीक है, टीचिंग मैथोलॉजी इजी आती है, इंग्लिश हिंदी में कर लूंगी. मेरे को सोशल दैट ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या लैक ऑफ नॉलेज कह लो, मुझे नहीं पता था. तो उस टाइम पे मैंने करंट की प्रैक्टिस करी अक्टूबर-नवंबर तक. ठीक है, तो और इतना ज्यादा कुछ केवीएस का मुझे हुआ नहीं था क्योंकि पैटर्न ठीक था. बट अब फिर मुझे धीरे धीरे आइडिया मिलना शुरू हुआ कि हाँ ये करना है. बट जब प्रिपरेशन में स्टार्ट करती तो मेरे फादर की ना तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई. पापा क्या हुए, हॉस्पिटलाइज हो गए. ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. तो उस टाइम पे क्या है, हॉस्पिटल में मेरे को पापा के साथ रहना पड़ा था 24 घंटे. मतलब मैं पापा के साथ रहती थी. 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम था वो, पूरे टाइम जो था केवीएस के एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले, मीन्स केवीएस के एग्जाम की डेट आ गई थी कि 7 जनवरी 2017 को आपका एग्जाम होगा. डेट ऑलरेडी आ चुकी थी. तो उस टाइम पे क्या था, मुझे बहुत फोकस करना चाहिए था. करंट छोड़ के मैंने सोचा था कि आखिरी के 1 महीने में मैं बाकी सारे सब्जेक्ट करूंगी.
बट उस एक महीने में क्या हुआ कि पापा की ना बहुत ज्यादा तबियत खराब होनी स्टार्ट हो गई, पापा हॉस्पिटलाइज हो गए। तो उस टाइम पे मेरे को पापा के साथ ही रहना पड़ता था, चौबीसों घंटे रहते थे मैं और मम्मी पापा के साथ। और मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे पढ़ूं। उस टाइम था कि हाँ पढ़ना है, बट नहीं पढ़ पा रही थी। तो पापा ने कहा डोंट वरी तेरा नंबर आ जाएगा। तो मेरे मन में यही था कि यार मैं पढ़ नहीं रही, पापा कैसे आएगा। बट कोई नहीं, पापा क्या हुआ फिर जब एग्जाम की डेट आई तो पढ़ना था, बट पापा के साथ रहना पड़ रहा था, नहीं पढ़ पा रही थी। तो केवीएस के मीन्स 13 दिन पहले जब एग्जाम था, पापा जो थे मेरे एक्सपायर हो गए। मीन्स क्रिसमस वाली रात को पापा एक्सपायर हो गए और 7 तारीख को मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो मैं इस टाइम पे आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि वो टाइम जो क्या होता है ना, आप लोग समझ सकते हो कि हॉस्पिटल में पूरे पूरे टाइम बंदा रह रहा है तो पढ़ेगा कैसे, पढ़ाई क्या रहेगी, और मेंटली डिस्टर्ब इंसान अलग होता है। तो मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ पाई। ठीक है, और जिस दिन मेरा केवीएस का एग्जाम था 7 जनवरी को, उसी दिन जो 13 दिन बाद जैसे काम होता है ना घर में, डेथ सेरेमनी के बाद जो 13 डे पे होता है, वो सारी पूजा वगैरह सब कुछ वो केवीएस के एग्जाम वाले दिन ही थी। तो सारे पापा के एक्सपायर होने के बाद सारे रिलेटिव वगैरह घर में थे। तो अब ये था टास्क की एग्जाम देने जाऊं या नहीं जाऊं। सारे लोग आते बातें बनाते, रिश्तेदारों का तो काम है। बट ठीक है, पापा ने बोला था तेरी नौकरी लग जाएगी, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं एग्जाम देने गई, 7 तारीख को था। तो एग्जाम दे के आई, जब रिजल्ट आया उसके बाद तो ना क्लियर हो गया था। ठीक है, बट उस टाइम पे दिक्कत क्या हुई, जब मैं एग्जाम भी देने जा रही थी ना, तो एक तो मैं मेंटली बहुत ज्यादा परेशान थी कि घर में ये हो रहा होगा, जाऊं नहीं जाऊं, कैसे जाऊं। सेकंड चीज, मैं अपना मोबाइल नहीं लेके गई थी, तो मेरे को रास्ते का कोई भी क्लू वगैरह नहीं था। और तीसरी चीज, मैं पहली बार इतनी दूर जा रही थी और बहुत ज्यादा दूर सेंटर डाला था। मीन्स मुझे लगा रोहिणी है, रोहिणी में आराम से पहुंच जाऊंगी, बट रोहिणी की भी बहुत ज्यादा आगे सेंटर था, पता नहीं कहाँ पे, बिल्कुल सुनसान से जंगल से एरिया से भी आगे जा करके, पता नहीं कहाँ था, रिठाला वगैरह के भी आगे जाके। तो मैं रास्ते में ही, मेरे को घबराहट शुरू हो गई कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल 2:30 बजे मेरा पेपर स्टार्ट था और मेरे को 2:15 हो रहे थे और मेरे को अता पता ही नहीं था कि सेंटर कहाँ है। वो तो टच वुड कोई एग्जाम सेंटर की तरफ ही जा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे साथ ही चलो, टच वुड वो भगवान की तरह उस टाइम पे आया और मेरे को पहुंचा दिया, अदरवाइज मैं उस दिन एग्जाम ही नहीं दे पाती। मेरा लेट होना गारंटेड ही था। वो एकदम से सुनसान एरिया, इतना इलाका, पता नहीं वो लोग कहाँ से बाइक पे आए। मतलब एक सिस्टर थी उसकी और एक ब्रदर था, वो जा रहे थे कि आप हमारे साथ ही चलो, हमारा भी सेंटर यही है। वो भगवान की तरह आए, मुझे पहुंचा दिया। मैं आज भी उनको थैंक यू, सीरियसली उनकी वजह से मेरा एग्जाम हुआ। तो एग्जाम दे के आई। ठीक है, एग्जाम ठीक ठाक था, इतना टफ नहीं था। बट उस टाइम पे ना वो मेरा पहला ऐसा एग्जाम था जिसमें ना मैं मेंटली बहुत ज्यादा, एक तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, एक तो मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई थी लास्ट मंथ में, कुछ रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, घर में अलग मच रहा है और सारी चीजें नहीं समझ में आ रही थी। तो वो मेरा पहला पेपर ऐसा गया था कि जिसमें मुझे लगा कि मैं मेंटली फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि 2.5 घंटा ना बहुत आराम से पेपर हो जाता है, मेरा 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पेपर हो गया था, क्योंकि आता ही नहीं था कुछ भी, और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो सारे क्वेश्चन तो करके आने थे। तो बाद में जब मैं ओएमआर शीट से मिला रही थी ना, तो समझ में आया कि यार इसका आंसर सी था, मैंने डी लगा दिया, इसका आंसर ए था, मैंने सी लगा दिया। तो वो मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी। जो इरेजर से कर करा के 1-2 क्वेश्चन ठीक कर लिए, बट ज्यादा मैं कर नहीं सकती थी। ठीक है, वो एग्जाम जैसे तैसे हुआ, बट टचवुड जो था मेरा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया था। ठीक है, इतना सब मुझे उम्मीद नहीं थी, 0.1% भी उम्मीद नहीं थी मेरा एग्जाम क्लियर होगा, और मैं मान के बैठी थी नहीं होगा, बट टचवुड वो हो गया। बट दिक्कत क्या हुई कि मेरा रिटर्न एग्जाम जो था ना, वो कट ऑफ से बिल्कुल जस्ट 1 मार्क ऊपर था। मीन्स अगर 100 पे कट ऑफ थी ना, मेरा 101 मार्क्स थे, या 97 पे अगर कट ऑफ थी जनरल की, तो मेरे 98 मार्क्स थे। ठीक है, इस पे था। तो वहां से मैं श्योर हो गई कि अब तो चलो कट ऑफ हो गई। बट मुझे ना उस टाइम पे ये आइडिया नहीं था कि यार इसको भी तो अभी कन्वर्ट करा जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू का और जो हमारी इसका रेशियो होता है ना, वो 85:15 था। मीन्स 85% रिटर्न का लिया जाएगा, 15% इंटरव्यू का लिया जाएगा। तो इंटरव्यू की वेटेज कम थी और रिटर्न की वेटेज ज्यादा थी, और रिटर्न में ही तो मेरे बिल्कुल एक कट ऑफ से बराबर मार्क्स थे, तो कट ऑफ तो ऊपर जानी ही जानी थी। बट उस टाइम पे मुझे ये चीज नहीं समझ में आई थी। मुझे लगा अच्छा रिटर्न हो गया, अब इंटरव्यू में कर लूंगी, और अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो फिर मेरा नंबर आ जाएगा। बट मैं गलत थी, क्योंकि दोनों की कंबाइंड मेरिट बनती है और दोनों में ही अच्छा स्कोर करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो रिटर्न हुआ। इसके बाद जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो मुंबई में पवई में था। ठीक है, पवई में 1 जून 2017 को मेरा इंटरव्यू था वहां पे। तो उस टाइम पे मैं जो थी ना वहां की पहली थी। पीडीएफ आ जाती है, पीडीएफ में पता होता है कि 1 से 20 तक इससे इस टाइम तक जाएंगे, या उसके बाद वाले बच्चे जाएंगे। तो मेरा 9 बजे की शिफ्ट में पहले ही रोल नंबर था। इट मीन्स मैं समझ रही हूँ मैं सबसे पहले जाने वाली हूँ, और मैं फर्स्ट थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो लोग बिल्कुल फ्रेश होंगे, तो वो मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत देर तक इंटरव्यू चलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं वहां पे गई तो एक तो एज सच मेरे को लैंग्वेज का किसी ने कोई बैरियर नहीं बोला कि नहीं इंटरव्यू आप केवीएस में कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो,
इंटरव्यू का कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज की, ठीक है। तो मैंने अपने आप को हिंदी में ही प्रिपेयर करा था, हिंदी में ही प्रेजेंट करना, हिंदी में ही डेमो देना, एक्सेप्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का छोड़ के सब कुछ मैंने हिंदी में प्रिपेयर करा था, मैथ्स, एसएसटी, ईवीएस सब कुछ, ठीक है। तो मैं जब वहां पे इंटरव्यू देने गई, और उस टाइम पे केवीएस का पहली बार ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू अलग अलग स्टेट में पड़े थे, लाइक कोलकाता, जयपुर, राजस्थान, मुंबई, ठीक है। इससे पहले सिर्फ दिल्ली के इंटरव्यू दिल्ली में ही होते थे। तो ठीक है, पहली बार मेरे साथ ही होना था। अब मैं वहां पे गई इंटरव्यू देने, तो एक लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। हमने दिया और इंट्रोडक्शन उन्होंने बोला स्टार्ट करो, उन्होंने बोला नहीं ये तो सभी बताते हैं, छोड़ दो, इंट्रोडक्शन मत दो, आप सीधे अपनी वीकनेस बताओ। तो वीकनेस बताई, उसके बाद उन्होंने बोला आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा मैथ्स। कह रहा आप डेमो किसका दोगे, मैंने कहा मैथ्स का। तो उन्होंने कहा ठीक है आप स्टार्ट करो। तो वही अगेन मैंने हिंदी में स्टार्ट करना शुरू करा। तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश में बोलो। अब एकदम से क्या है कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर करा हिंदी में, और एकदम से आप कह रहे हो आप इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में भी बोलना इतना नहीं है अगर मैंने प्रैक्टिस करी होती, बट एकदम से, बट ठीक है, अब उस टाइम पे ना एकदम से कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई करा जितना टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, जैसी भी आती थी, बट मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगी, मैंने बोला कि यस आई विल ट्राई। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने हिंदी में प्रिपेयर करा है, बट यस मैं इंग्लिश में तैयार करती हूँ, नो प्रॉब्लम। उन्होंने बोला ठीक है अच्छा, अगर इतनी प्रॉब्लम है इंग्लिश में या नहीं भी है कोई नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, गुड, आप इंग्लिश का ही डेमो दे दो, उसमें तो इंग्लिश ही रहेगी ना, आप इंग्लिश का ही डेमो दे दो। अब मुंबई वाले टीचर को क्या पता कि हमारे दिल्ली में इंग्लिश भी हिंदी में ही पढ़ाते हैं, है ना। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी हिंदी में ही पढ़ाते हैं, तो ठीक है कोई नहीं, बट उसको जैसे तैसे इंग्लिश में करा। और मुझे लगा इंटरव्यू मेरा 8 से 10 मिनट में हो गया, बट बहुत सारा क्वेश्चंस भी उन्होंने नहीं पूछे एज सच। और मेरे को यही लगा कि यार ये तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तो बिल्कुल जहर होंगी, इंग्लिश में फटाफट फटाफट इंटरव्यू देंगी, डेमो देंगी, ये सारी चीजें करेंगी, और मैं तो यार इंग्लिश में बोल ही नहीं पाई, मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा था, सो ये सारी चीजें चल रही थी, और मैं फर्स्ट भी थी। तो मैं ये सोच रही थी यार फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, गई, इतना ज्यादा कुछ अच्छा होगा नहीं, ठीक है। और सारी चीजें अच्छी थी, अच्छे से आंसर करा था, सब कुछ ठीक था। पता है वहां तक ना जाने तक का डर लगता है, वो जो स्कूल से लेकर अंदर पैनल के सामने जाने तक का डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, बट एक बार जब आप पहुंच जाते हो ना, चीजें बहुत स्मूथली बहुत आराम से हो जाती है, फिर कोई डर नहीं रहता, आराम से हो जाता है, ठीक है। तो हो गया। अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी कि भाई कुछ नहीं होगा इंटरव्यू में, एक तो इंग्लिश ने इतना बेड़ा गर्क करा है, कुछ नहीं हो रहा, नंबर नहीं आएगा ये वो। तो जब मुंबई के इंटरव्यू वाले की पीडीएफ निकल के आई ना, तो मैं सबके मार्क्स देख रही हूँ 30, 32, 41, 41, मैं इतने गंदे मार्क्स मीन्स, क्योंकि सबकी पीडीएफ में स्टेट की अलग अलग आई थी। तो जो जयपुर वाला था जहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, मैं मार्क्स देख रही हूँ 52, 56, 58, 48, 46, मैंने इतने अच्छे अच्छे मार्क्स दिए हुए। और जब पीडीएफ देखी मुंबई की 32, 36, 41, 43, तो उस टाइम पे अभी रूमर्स कह लो जो भी था कि मुंबई वालों ने ना थोड़ी सी टफ स्ट्रिक्ट करी थी मार्किंग, कब टफ मार्क्स दिए थे। तो मैं सोचा मेरा तो इंग्लिश की वजह से है बंटाधार, कुछ नहीं होना। बट जब मैंने पीडीएफ देखी, मेरा नाम देखा, तो मेरे 45 मार्क्स थे, एंड विच वर गुड, मेरे को ठीक लगा यार, 45 मार्क्स तो ठीक है, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था मेरा, बट बुरा भी नहीं था। उन्होंने अप्रिशिएट करा कि हाँ घबराई नहीं और कॉन्फिडेंसली करा, तो 45 मार्क्स ठीक थे। तो मुझे लगा मे बी चांसेस है, बट दिक्कत कहाँ पे हुई मेरे साथ इसमें, क्योंकि रिटर्न में मेरे एग्जाम जो थे मार्क्स बहुत कम थे, बहुत कम मार्क्स होने की वजह से जब कंबाइंड लिस्ट बनी ना, तो इंटरव्यू में तो मेरे मार्क्स ठीक थे, बट इंटरव्यू का 1/4 मार्क्स होना था, 60 का 1/4 यानी 45, 48 का 1/4 करोगे तो 15 में से अप्रोक्स 11.25 मेरे मार्क्स लगे, 15 में से 11.25 आए इंटरव्यू के, बट मेरे रिटर्न के मार्क्स कम थे, तो कंबाइंड लिस्ट बनी, मेरा नंबर नहीं आया, ठीक है। तो वो सब हट गई, बात चली गई। जब 2018 में दोबारा केवीएस की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ, सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, आपको पता ही है। जो 2018 सिलेबस का था, वो न्यू एग्जाम पे न्यू पैटर्न पे हमने दिया था, वो बिल्कुल चेंज हो चुका था, ठीक है। तो अब जितनी तैयारी सबको मौका मिला था करने का, उतना ही मुझे भी मिला था, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ था नहीं। बट उस टाइम पे क्या दिक्कत हुई कि केवीएस के टाइम पे ना मैं ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रही थी, स्कूल पढ़ाती थी, कोचिंग पढ़ाती थी, उसके बाद जितना टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप लोग भी ऐसे सोच रहे हो कि आप स्कूल या ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आप केवीएस का कर लोगे, तो मत करना ये गलती, आप छोड़ दो स्कूल थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि थोड़े टाइम की मेहनत है वो जिंदगी भर रंग लाएगी। ये तो ये थोड़े टाइम के लिए ना, फिर मेरी तरह जिंदगी भर रोना पड़ेगा, जिंदगी भर नहीं मतलब कुछ टाइम के लिए, बट प्लीज, ठीक है। भले ही आप रिटर्न क्लियर कर लोगे आराम से, लेकिन आप जो पूरा फोकस कर पाओगे ना बिना जॉब के रहते, वो जॉब के साथ नहीं हो सकता, माइंड बहुत डाइवर्ट होता है बहुत ज्यादा। तो वो एक गलती मत करना, आप स्कूल छोड़ देना, केवीएस की वैकेंसी आ गई तो छोड़ दो, अच्छे से तैयारी में लग जाओ। सेकेंड चीज जो गलती मैंने करी, साइंस ना मेरे से पढ़ी नहीं जाती, मैं कितनी भी कोशिश कर लेती थी पहले, साइंस नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैंने साइंस छोड़ दी। मैंने सोचा मैथ्स है, रीजनिंग है, कर लूंगी सारी चीजें, साइंस रहने देती हूँ, साइंस के मार्क्स और जगह मैं कवर कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने साइंस छोड़ दी। तो सेकंड गलती है आपको नहीं करनी,
आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाओगे। नो मैटर आप किसी भी सब्जेक्ट में कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो, जितने में भी बुरे हो ना, मीन्स मान लो आप 20 में से किसी सब्जेक्ट में 2 से 3 ला पा रहे हो, तो आप उस चीज को मेहनत करो। आपको उसको 20 में से 20 नहीं लाने, 2 से 3 को बढ़ा करके 10 से 9 करना है, 9 से 10 नंबर करना है, 7-8 नंबर आपके उस एक सब्जेक्ट में इंक्रीज हो जाएंगे, जो मैंने लास्ट टाइम पे गलती करी, मैंने नहीं करा था। ठीक है, तो आपको ये करना है। मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे हो, तो आप उसमें 10 में से 10 या 20 में से 20 ही ले सकते हो, 20 से ज्यादा आपको नंबर नहीं मिलने वाले उसमें। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में खराब हो, तो 2 से 3 से आप बढ़ा करके उसको 10, 12, 12 से 15 आराम से लेके जा सकते हो। तो उसको मेहनत करनी है इस बार। ठीक है, तो मेरे को लगा सॉरी, साइंस मैंने नहीं करी थी 2020 में, मैंने साइंस भी प्रिपेयर कर ली, बट इस बार साइंस ही हटा दी। चलो कोई बात नहीं, बाकी सब्जेक्ट है उस पर करना है, बट हाँ इस बार मैं श्योर हूँ कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना। वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, आपको भी छोड़ के नहीं जाना। जॉब कर रहे हो तो छोड़ दो टेम्परेरी बेसिस के लिए, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में फायदा दे जाएगी। तो 2018 का दिया, साइंस मैंने नहीं करी थी, और जब मैं पेपर दे रही थी वहां पे तो इतना कोई टफ नहीं था। ठीक है, पेपर दिया, ठीक था कि हाँ हो जाएगा, बट साइंस में थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हो गया कि पेपर में बैठे बैठे ही मुझे लग गया कि अगर मैं साइंस कर लेती ना यार, अलग ही हो जाता। तो उसमें क्या था, फिजिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, मोशंस का आया था, एक्सीलरेशन त्वरण का आया था कि आप बॉल उछाल रहे हो चलती जीप में, तो बॉल आपके हाथ में आगे आके गिरेगी तो त्वरण 0 रहेगा, समान रहेगा, बढ़ेगा, वो सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो ये क्या, ये 10th के बेसिस का था यार। मुझे लगा कि साइंस में बहुत हवा आएगी, 11th-12th तक की क्लास की आएगी, तो मैंने कहा मैं करूंगी, मेरे को समझ में भी नहीं आएगी तो छोड़ दो, मैं छोड़ के गई थी। बट नहीं, 10वीं क्लास का चैप्टर था, और ये मोशन जो है 9वीं क्लास का चैप्टर है, तो बहुत आसान था, इसमें मैंने अब काम भी कर लिया, बट अब है नहीं। तो बट उस टाइम पे मुझे लगा मुझे पढ़ के जाना चाहिए था। और मैथ्स में क्या दिक्कत हुई, मैथ्स में क्वेश्चन ना सीधे सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से उठाए हुए थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से। मींस की मान लो एक होता है ना क्वेश्चन की, एक सर्कल बना हुआ है और इसमें आपका एक त्रिज्या खंड बन रहा है, तो इसके बाद जो नीचे ये जो चाप बनती है, अगर आपको पता हो तो इसका एरिया निकालना था। तो क्या करना था, त्रिज्या खंड का एरिया माइनस कर देना था, त्रिज्या खंड के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते तो वो आ जाता। मुझे पता है इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा है, मैं फॉर्मूला भूल गई। क्यों, मैंने डिवीजन ही नहीं करी थी। मैं सोच रही थी कि एवीएस में जो हमारी कॉम्पिटिशन वाली एग्जाम होती है ना, पाइप टंकी वाला, मिश्रित ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब आएगा, वो सब भी था। बस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना एनसीईआरटी बेस्ड थे कि एक चक्कर, एक जब हम डायमीटर है, एक पहिए का डायमीटर इतना है, वो इतने चक्कर कितनी देर में लगाएगा, ऐसे क्वेश्चन। ये डिट्टो एनसीईआरटी के बेस है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से उस टाइम पे एनसीईआरटी चार्ट ली 2020 में कि मैं कर लूंगी, बट अब एनसीईआरटी नहीं, वो सिलेबस सिर्फ थोड़ा सा लिमिटेड दे रखा है। तो उस टाइम पे ये हुआ था, मैंने गलतियां करी थी, एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करा था, जॉब नहीं छोड़ी थी और साइंस नहीं करी थी। तो आपने वो तीनों गलतियां नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद गए रिटर्न एग्जाम, बट हो जाता है क्लियर, हो गया था क्लियर। 106 या 7 नंबर थे मेरे, तो मुझे लगा कि रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस बार करा प्रिपरेशन। और इस बार क्या है, मैं इंटरव्यू के लिए ना अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी इंग्लिश में, अपने आप को इंट्रोडक्शन से लेकर के डेमो से लेकर के सब कुछ मैंने इंग्लिश में प्रिपरेशन करी थी, जैसे भी कर सकती थी मैं। बट इस बार जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरा नोएडा में ही था, 24 फरवरी को मेरा, 25 फरवरी सोमवार का दिन था, मेरा इंटरव्यू था नोएडा में। मैं वहां पे गई तो इस बार लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं था, आप हिंदी में भी बोलो, आप इंग्लिश में भी बोलो, कोई था ही नहीं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी वहां पे कोशिश करी थी, बट एकदम से डर लगता है ना, तो मैं इंग्लिश से फिर हिंदी पे आ गई। तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हिंदी में भी कर सकते थे आंसर। और इस बार इन्होंने बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैं तो सोच रही थी लास्ट टाइम की तरह होगा, बट ऐसा नहीं था, बहुत क्वेश्चन पूछे। इंटरव्यू चला था आराम से 20-25 मिनट, उन्होंने बहुत डेमो भी लिया। और सबसे अच्छी बात नहीं, इन्होंने मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा मैथ्स। तो उन्होंने कहा कि आप मैथ्स का ही डेमो प्रिपेयर करके आयोगे, मैंने कहा यस। कह रहा तो आप मैथ्स के अलावा किसी का भी डेमो दो। एक तो मुंबई में था कि आपको किसका डेमो देना है आप दो, और इन्होंने क्या बोला कि जिसका प्रिपेयर करके आए हो आप, नहीं आप किसी और का दोगे। ठीक है, तो मैंने ऐसी मैथ्स में किसी और टॉपिक का स्टार्ट करा, उन्होंने कहा मैथ्स नहीं, मैंने मैथ्स का 2 से 3 का डेमो देने का ट्राई करा, मीन्स स्टार्ट करा, बट वो रोक देते थे। उन्होंने कहा मैथ्स पे आपकी कमांड है, आप नहीं दोगे, आप किसी और सब्जेक्ट का दो। तो फिर मैंने एसएसटी का दिया था, और एक एक्शन वर्ड्स जो होती है इंग्लिश का, उसका दिया था। तो इट वाज गुड और ठीक ठाक था। बस एक क्वेश्चन पे मैं फंस गई थी। एक सर थे जो एसएसटी थे सर, वो एसएसटी उनका बैकग्राउंड था, क्योंकि सब उनसे पूछ रहे थे क्या ये सही बता रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे ये बता दोगे ना तो मैं आपको सिलेक्शन दूंगा, मैं आपको सिलेक्ट करूंगा। अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपके ऊपर है, बट अगर आपने क्वेश्चन बता दिया ना, आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आज के इंटरव्यू में। वो क्वेश्चन क्या था कि हमको टाइम बताना सिखाना है बच्चों को, जो हमारे टाइम जोन होता है ना, जैसे अक्षांश रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है, तो उसके थ्रू हम बच्चों को टाइम देखना कैसे सिखाएंगे, जो टाइम जोन होता है, आपको पता है ना,
जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, इधर जाते तो टाइम बढ़ता है, इधर जाते तो टाइम घटता है, और 1 डिग्री पर हमारा 4 किलोमीटर रहता है, तो ये दिखाना था। तो मैं उस टाइम पे बता भी रही थी, बट सर कह रहे नहीं नहीं गलत है गलत है, बट उस टाइम पे मेरा इतना कॉन्सेप्ट वो वाला क्लियर भी नहीं था। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में फंस गई थी, बाकी और सब बढ़िया था। जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, मैं सोच रही यार अब सर तो नंबर देंगे ही नहीं, वो क्वेश्चन पे फंस गई। बट उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जज नहीं करा था। मेरा जो ओवरऑल मार्क्स है वो 48 मार्क्स आए थे इस सेकंड वाले इंटरव्यू में, तो उससे भी ज्यादा थे, तो अच्छी था। ठीक है, और ठीक था सब कुछ। अब मुझे लगा कि मे बी नंबर आ जाए, बट इस बार क्या हुआ था, 48 मार्क्स ना, पहले जो मेरे 45 मार्क्स थे वो और बच्चों को देखते हुए अच्छे थे, बट इस बार जो मेरे 48 मार्क्स थे ना, वो और बच्चों के कंपैरिजन में बहुत कम थे, क्योंकि इस बार बच्चों को 60 आउट ऑफ 60 भी मिले थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें 60 आउट ऑफ 60 मिले थे, क्योंकि सबका जो इंटरव्यू है उनके होम स्टेट में हुआ था, दिल्ली का दिल्ली में, जयपुर का जयपुर में, तो उन बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले थे, 60 आउट ऑफ 60, 58, 56, 54, 55 तो बहुत नॉर्मल से मार्क्स थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि बच्चों को मींस की मान लो मेरे कितने बन रहे हैं 48, 12 नंबर बन रहे हैं 15 में से, पर बच्चों के 15 आउट ऑफ 15 ही बन रहे हैं, तो 3 नंबर का फर्क तो मेरिट में यहीं पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस बार मेरा इस वजह से नंबर नहीं आया। जब कंबाइंड लिस्ट बनी तो 71 समथिंग कुछ गई थी, और मेरे 70 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, तो मैं इस बार भी रह गई थी, तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मतलब मीन्स कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था अपने दोनों इंटरव्यू वगैरह का। और जब अभी इंटरव्यू हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा, जब इंटरव्यू में और क्या होता है मैं वो भी डिस्कस करूंगी, बट अभी यही है कि आपको ये कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी, कि आपको कोई सा भी सब्जेक्ट ना छोड़ के नहीं जाना है, सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देनी है। और सेकेंड चीज, इंटरव्यू की वेटेज जो है ना अब बढ़ चुकी है, पहले 85 था रिटर्न, अब 70 है रिटर्न। तो ध्यान रखना, वेटेज तो अभी भी रिटर्न की ज्यादा है, लेकिन अब 70 है, तो रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 60 में से सीधे 30 नंबर लगेंगे रिटर्न के, सॉरी इंटरव्यू के। ठीक है, तो रिटर्न पे भी फोकस करना है, सिर्फ मेरिट क्वालिफाई करने पे फोकस नहीं करना हमको, हमको ज्यादा नंबर लाने पे कोशिश करनी है, कि अगर इंटरव्यू में इनकेस कम आए ना तो रिटर्न हमारा बराबर कर ले। तो रिटर्न पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि रिटर्न की वेटेज ज्यादा है। ठीक है, और इनकेस मान लो इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है, फिर तो मेरिट में हम ऊपर ही चले जाएंगे, बट इनकेस इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका फर्क हमारी रिटर्न पे ना पड़े, जैसा मेरे पड़ा दोनों बार, क्योंकि मार्क्स बहुत कम कम थे। तो इस बार यही ट्राई करना है कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हैं, और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना, सबको इक्वली देना है, सबको इक्वली मेहनत करनी है, और अभी भी सिलेबस को इतना हुआ नहीं है। और हाँ, एनसीईआरटी को ना बेस बना लो, ईवीएस के लिए आपको वो जो 6 थीम दी हुई है उसके लिए ना ईवीएस के लिए एनसीईआरटी ही करो, और जो आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं मैथ्स में वो भी एनसीईआरटी ही है, तो एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा करो, बजाय इधर उधर की बुक्स करने से। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी अपने पास एक्सपीरियंस को देखते हुए। ठीक है, सो यही था मेरा एक्सपीरियंस, आई होप आपको पसंद आया होगा।